तो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स में आज हम 30 नवंबर 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। दोस्तों, आप इस लेक्चर के नोट्स भी बना सकते हैं। नोट्स बनाने का फायदा ये होगा कि आप अपने एग्जाम के समय फटाफट रिवीजन कर सकेंगे। तो शॉर्ट नोट जरूर बनाइएगा। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो दोस्तों पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो सबसे पहले आप हमारा ऐप डाउनलोड करें, इसके बाद आप उसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यानी WHO ने मंकी पॉक्स का नया नाम क्या कर दिया है? तो दोस्तों, अभी आपने कुछ दिनों पहले सुना होगा एक मंकी पॉक्स नाम की एक बीमारी फैली थी, तो अब उसका नाम एम पॉक्स कर दिया गया है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है दोस्तों कि WHO के द्वारा मंकी पॉक्स का नया नाम एम पॉक्स कर दिया गया है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भेदभावपूर्ण और नस्लवादी मामलों का हवाला देते हुए मंकी पॉक्स का नाम बदल करके एम पॉक्स कर दिया है। ठीक है दोस्तों, यानी मंकी पॉक्स इसलिए क्योंकि किसी एक नस्ल के प्रति ऐसा बोला जा रहा था कि इसके नाम पर कोई बीमारी चल रही है। ठीक है, WHO ने कहा है कि कई व्यक्तियों और देशों ने नाम बदलने का प्रस्ताव दिया था। मंकी पॉक्स एक दुर्लभ वायरल संक्रमण है और इसका सबसे बड़ा ग्लोबल प्रकोप इस साल हुआ है, यानी 2022 में हुआ है, और यह जानवरों से इंसानों में फैलता है। देखिए दोस्तों, जो मंकी पॉक्स है इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित यूरोप हुआ था। ठीक है, यूरोप में इसके ज्यादा मामले मिले थे, तो इसलिए सब ने ये मामला उठाया कि इसका नाम मंकी पॉक्स से हटा करके एम पॉक्स कर दिया जाए या इसका नाम कुछ बदल दिया जाए। तो WHO के द्वारा मंकी पॉक्स का नाम अब एम पॉक्स कर दिया गया है। चलिए अब हम जानते हैं मंकी पॉक्स बीमारी के बारे में। तो दोस्तों, मंकी पॉक्स एक वायरल जूनोटिक बीमारी है जो मुख्य रूप से मध्य और पश्चिमी अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। देखिए, यहां पर बात आई है जूनोटिक बीमारी की। तो जूनोटिक बीमारी क्या होती है दोस्तों? वह बीमारी जो किसी जानवर से इंसान में फैलती है, इसे जूनोटिक बीमारी बोलते हैं। तो मंकी पॉक्स भी एक जूनोटिक बीमारी है। यह पहली बार 1958 में बंदरों में पहचाना गया था, इसलिए इसे मंकी पॉक्स कहा जाता है। दोस्तों, यह पहली बार 1970 में मनुष्यों में पहचाना गया था, यानी बंदर में पहली बार 1958 में देखा गया था यह वायरस। फिर इसके बाद इंसानों में 1970 में देखा गया था। दोस्तों, भारत में मंकी पॉक्स का पहला मामला 14 जुलाई को केरल के कोल्लम जिले में सामने आया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं WHO की, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। दोस्तों, इसके वर्तमान महानिदेशक हैं इथियोपिया के टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस। ठीक है, वर्तमान में WHO के सदस्य देशों की संख्या 194 है। अगला प्रश्न है, हरमऊ शक्ति 2022 नामक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? तो दोस्तों, कल हमने एक अभ्यास डिस्कस किया था, उसका नाम था आस्ट्रा हिंद 2022, और आज हम कौन सा कर रहे हैं? हरिमऊ शक्ति 2022 नामक सैन्य अभ्यास। तो ये जो हरिमऊ शक्ति 2022 नामक सैन्य अभ्यास है, ये भारत और मलेशिया के बीच शुरू हुआ है। ठीक है, तो ये कब शुरू हुआ है? 28 नवंबर 2022 को। कहाँ शुरू हुआ है? तो मलेशिया के पुलाई क्लुआंग में यह शुरू हुआ है। यह कब तक चलेगा? तो 12 दिसंबर 2022 तक यह अभ्यास चलेगा। इसमें भारतीय सेना की जो गढ़वाल राइफल रेजिमेंट है उसने हिस्सा लिया है। दोस्तों, यह सैन्य अभ्यास जो है भारतीय सेना और मलेशियाई सेना के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ाएगा। इसे पहली बार कब आयोजित किया गया था? तो 2012 में आयोजित किया गया था। बात करते हैं मलेशिया की। तो दोस्तों, मलेशिया जो है वो एशिया महाद्वीप में ही स्थित है और यह एक द्वीपीय कंट्री है, यानी ये द्वीपों में बटा हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये है साउथ चाइना सी, और साउथ चाइना सी जो है
इस मलेशिया को दो हिस्सों में बांट देता है। देखिए ये जो आपको डार्क भाग दिखाई दे रहा है ये मलेशिया का है और मलेशिया की कैपिटल क्या है, कुआलालंपुर है। मलेशिया के जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा एक तो है थाईलैंड, दूसरा है इंडोनेशिया। ठीक है, तो जो इंडोनेशिया का कालीमातन नामक द्वीप है इससे सीमा बनाता है और इसके अलावा ये आप देख सकते हैं यहां पर भी इंडोनेशिया है। ठीक है, तो ये कुछ जानकारी है मलेशिया के बारे में। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट हम अभ्यास डिस्कस करते हैं। संप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच होता है, मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच, मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच, युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच, नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच, गरुण शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच, शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच, धर्मा गार्जियन भारत और जापान के बीच, सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच, हैंड इन हैंड एक्सरसाइज भारत और चाइना के बीच, सिम्बैक्स भारत और सिंगापुर के बीच, शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास हैं, तो इनको आप नोट जरूर करिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है सांस्कृतिक विरासत संरक्षण 2022 के लिए यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड में किसे अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? तो आंसर है इसका छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को। ठीक है दोस्तों, तो यूनेस्को के द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। जो ये छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय है ये मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो इसे सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार का क्या नाम है? अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस। इसे यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चर हेरिटेज कंजर्वेशन 2022 में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। बात करेंगे अगर हम छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय की, तो इसकी स्थापना 1922 में पश्चिमी भारत के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय के रूप में की गई थी। ठीक है, यहां पर दोस्तों बात आई है पुरस्कार की, तो पुरस्कार के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी डिस्कस करते हैं जो कि अभी हाल ही में वितरित किए गए हैं। सबसे पहला है डॉक्टर संजीव कुमार बाल्यान को। तो दोस्तों केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर संजीव कुमार बाल्यान, तो इन्हें अभी हाल ही में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार दिया गया है। रवि कुमार सागर को डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार, पूर्णिमा देवी बर्मन को चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार दिया गया है। दानिश मंजूर भट्ट को जयपुर फुट यूएसए पुरस्कार दिया गया है। यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार फ्रांका मा एह सुले योंग को दिया गया है। उमा शर्मा को सुमित्रा चरत राम पुरस्कार दिया गया है। खालिद जावेद को जेसीबी साहित्य पुरस्कार और दलाई लामा को गांधी मंडेला पुरस्कार से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। सरकार ने हाल ही में विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो दोस्तों हमारे वर्तमान में विदेश सचिव कौन है? विनय मोहन क्वात्रा। तो उनके कार्यकाल को एक्सटेंड किया गया है और अब उनका कार्यकाल खत्म होगा कब? 30 अप्रैल 2024 को। कब होगा दोस्तों? 30 अप्रैल 2024 को। ठीक है, अगर हम बात करें विनय मोहन क्वात्रा की, तो उन्होंने 1 मई 2022 को कार्यभार संभाला था और वो 31 दिसंबर 2022 को रिटायर्ड होने वाले थे, लेकिन अब उनका कार्यकाल 30 अप्रैल 2024 तक होगा। उन्हें विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला के स्थान पर बनाया गया था। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एरो इंडिया 2023 का आयोजन 13 से 17 फरवरी के बीच किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों एरो इंडिया 2023 का आयोजन बेंगलुरु शहर में किया जाएगा। ठीक है, बेंगलुरु जो है वो कर्नाटक की कैपिटल है, तो वहां पर एरो इंडिया 2023 का आयोजन किया जाएगा। अब ये एरो इंडिया क्या है? तो दोस्तों यह एक एयर शो है जिसमें भारत के जो लड़ाकू विमान हैं वो इसमें प्रदर्शन करेंगे और जितने भी विमान हैं वो इसमें प्रदर्शन करेंगे। इसमें कुछ विदेशी विमान भी हिस्सा ले सकते हैं। तो एरो इंडिया 2023 का आयोजन 13 से 17 फरवरी 2023 तक एयर फोर्स स्टेशन एलहंका बेंगलुरु में किया जाएगा। एरो इंडिया भारत का सबसे बड़ा एयर शो है। यह
वर्चुअल प्रदर्शनियों की सुविधा भी प्रदान करेगा। एरो इंडिया 2023 में भारतीय और विदेशी दोनों प्रदर्शक आएंगे, यानी कि भारत के जो एयर शो हैं वो होंगे और विदेशों के भी कुछ इसमें विमान शामिल हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, मौना लोआ दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है, ये अमेरिका के किस राज्य में स्थित है? तो देखिए दोस्तों, ये मौना लोआ जो ज्वालामुखी है दोस्तों, ये अभी हाल ही में काफी चर्चा में है। तो ये अमेरिका में है, लेकिन अमेरिका के किस राज्य में है? आंसर है इसका हवाई। ठीक है, तो अमेरिका का जो हवाई राज्य है वहां पर ये मौना लोआ ज्वालामुखी जो है वो स्थित है। अब ये चर्चा में क्यों है? तो दोस्तों, यह चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसे एक शांत ज्वालामुखी माना जाता था, लेकिन अब इसमें फिर से विस्फोट हुआ है। इसमें लास्ट टाइम 1984 में विस्फोट हुआ था, लेकिन अब लगभग 40 सालों के बाद इसमें फिर से विस्फोट हुआ है। ठीक है दोस्तों, पिछली बार जब इसमें विस्फोट हुआ था तो इसका जो लावा था वो लावा 5 मील तक फैला था, यानी 8.05 किलोमीटर तक इसका लावा फैला था। ठीक है दोस्तों, तो ये अब ये चेतावनी है, आने वाले समय में देखा जाएगा कि कितना इसमें विस्फोट होता है और इसका लावा कितनी दूर तक फैलता है। क्योंकि पिछली बार दोस्तों एक ज्वालामुखी फूटी थी, उसने लगभग 700 घरों को नुकसान पहुंचाया था अमेरिका में। कब? 2018 में। देखिए दोस्तों, यहां पर बात आई है हवाई की, तो ये आप देखिएगा, ये है अमेरिका और ये है हवाई द्वीप। एक द्वीप है हवाई और इसका अमेरिका का एक राज्य भी है। तो यहीं पर इस मौना लोआ ज्वालामुखी का हाल ही में विस्फोट हुआ है। अगला प्रश्न है, पिछले 8 वर्षों में भारत में दुग्ध उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है? आंसर है इसका 83 मैट्रिक टन। यानी दोस्तों, पिछले 8 वर्षों में जो दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हुई है वो 83 मैट्रिक टन की हुई है। तो भारत में दुग्ध उत्पादन में पिछले 8 वर्षों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, क्योंकि इस दौरान दूध के उत्पादन में 83 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। दोस्तों, भारत दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, और अगर हम बात करें पूरे विश्व में दूध उत्पादन के मामले में भारत का प्रतिशत कितना है, तो 23% है। यानी हम पूरे दुनिया का 23% दुग्ध उत्पादन करते हैं। लगभग 80 मिलियन लोग डेयरी उद्योग में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे हैं इंडिया में। दोस्तों, भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका है, फिर चाइना है, फिर पाकिस्तान है और फिर ब्राजील है। भारत में दूध की उपलब्धता प्रति व्यक्ति है कितनी? प्रतिदिन 406 ग्राम की। यानी एक व्यक्ति के लिए प्रतिदिन 406 ग्राम दूध की आवश्यकता है। दूध में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन ई सहित फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयोडीन और कई खनिज और वसा, इसके अलावा एनर्जी भी पाई जाती है। दूध की शुद्धता किसमें मापते हैं? तो लैक्टोमीटर में मापते हैं। दोस्तों, दूध से दही जमाने के लिए किस जीवाणु की आवश्यकता होती है? कौन सा जीवाणु होता है जो दूध से दही जमाता है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु। अगला प्रश्न है, हाल ही में अरट्टापट्टी गांव को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, यह किस राज्य में है? तो दोस्तों, अरट्टापट्टी गांव जो है ये तमिलनाडु में है और इसे हाल ही में जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। तो जो तमिलनाडु की सरकार है उसने मदुरई जिले के मैलूर के पास अरट्टापट्टी गांव को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित करने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। अरट्टापट्टी गांव को समृद्ध जैविक और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। और दोस्तों, ये जो जैव विविधता स्थल होते हैं ये विभिन्न प्रजातियों के लिए समृद्ध होते हैं। यानी जिस भी स्थान को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया जाता है वहां पर जीवों की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो इनको संरक्षित करने के लिए ही जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया जाता है। अगला प्रश्न है, फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 29 नवंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों, इस दिन का उद्देश्य है फिलिस्तीन के मुद्दे पर जनता को शिक्षित करना और इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करना। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 29 नवंबर को 1977 में फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया था। 1947 में इसी दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा
फिलिस्तीन के विभाजन के संकल्प को अपनाया गया था। चलिए अब हम देखते हैं ये फिलिस्तीन है कहाँ। इजराइल तो आपने सुना होगा। इजराइल में ये जो आप डार्क हिस्सा देख रहे हैं यही है फिलिस्तीन, ठीक है। ये जो है ये फिलिस्तीन का हिस्सा है। तो यहाँ पर जो इजराइल है और जो फिलिस्तीन है इसके बीच संघर्ष होता रहता है। चलिए दोस्तों, हाल ही में जो मनाए गए प्रमुख दिवस हैं उनको डिस्कस करते हैं। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, राष्ट्रीय फाइलेरिया दिवस मनाया गया। 14 नवंबर को बाल दिवस और विश्व मधुमेह दिवस। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस। 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस और विश्व छात्र दिवस मनाया गया। 18 नवंबर को विश्व वयस्क दिवस मनाया गया। 19 नवंबर को विश्व नागरिक दिवस, विश्व शौचालय दिवस मनाया गया। 20 नवंबर को सार्वभौमिक बाल दिवस। 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस। 26 नवंबर को राष्ट्रीय कानून दिवस, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस और राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाया गया है 26 नवंबर को। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, किस कंपनी ने श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च पैड विकसित किया है? लॉन्च पैड क्या होता है दोस्तों, यहां पर आप समझ लीजिएगा। लॉन्च पैड का मतलब यह है कि जहां से रॉकेट को लॉन्च किया जाता है, ठीक है। तो भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च पैड किसने विकसित किया है, किसने डेवलप किया है? तो नाम है उसका अग्निकुल कॉस्मोस ने। किसने? अग्निकुल कॉस्मोस ने। तो स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने भारत का पहला लॉन्च पैड स्थापित किया है, जिसे श्रीहरिकोटा में एक निजी स्टार्टअप के द्वारा संचालित किया जाएगा। इस सुविधा का उद्घाटन किसने किया है? इसरो के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ, तो उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। इस पैड से अग्निकुल का पहला प्रक्षेपण एक नियंत्रित और निर्देशित मिशन होगा। देखिए दोस्तों, एक और बात आप याद रखिएगा, भारत की पहली निजी तौर पर जो रॉकेट लॉन्च की गई है अभी हाल ही में, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है विक्रम एस। क्या नाम है दोस्तों? विक्रम एस। देखिए, जो हमने क्वेश्चन पढ़े हैं चलिए उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स का नया नाम क्या कर दिया है? एम पॉक्स। हरिमौ शक्ति 2022 नामक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? मलेशिया के बीच। सांस्कृतिक विरासत संरक्षण 2022 के लिए यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर है इसका छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को। सरकार ने हाल ही में विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ाया है? 30 अप्रैल 2024 के लिए। एरो इंडिया 2023 का आयोजन 13 से 17 फरवरी के बीच किस शहर में किया जाएगा? बेंगलुरु में किया जाएगा। मौना लोआ दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका के किस राज्य में स्थित है? हवाई राज्य में। पिछले 8 वर्षों में भारत में दुग्ध उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है? 83 मैट्रिक टन की। हाल ही में अरटापट्टी गांव को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। यह किस राज्य में है? तमिलनाडु में। फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 29 नवंबर को। किस कंपनी ने श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च पैड डेवलप किया है? अग्निकुल कॉस्मोस ने। देखिए, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स का नया नाम क्या कर दिया है? तो जो भी इसका राइट आंसर हो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऑप्शन है एम पॉक्स, एन पॉक्स, एल पॉक्स, एक्स पॉक्स। तो जो भी इसका राइट आंसर हो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐप को डाउनलोड कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सर्च करना है आपको स्टडी कर, उसके बाद स्टडी मटेरियल पर जाएंगे ऐप पर, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। मंथली करंट अफेयर्स जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ हो वो सभी उपलब्ध हैं। लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और इसके अलावा शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।